22 अप्रैल को 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने। उनसे कहा था कलमा पढ़ के सुनाओ और कहा था कि जाओ मोदी को बताओ। ठीक 15 दिन बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर से इनको मुंहतोड़ जवाब मिला। देश की आर्म्ड फोर्सेस ने इन्हें जवाब दिया और कलमा का तो नहीं पता, पर 12 मई को डीजीएमओ की प्रेस वार्ता में शिव तांडव स्तोत्रम जरूर हमें सुनने को मिला। ये जो पूरी घटनाएं हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री का देश के नाम एक संदेश आया, आदमपुर एयरबेस पे जाकर बात करना हुआ और ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ और एक विजयी हुई भारत की, इस पे आज बात करने के लिए एक खास मेहमान है हमारे साथ हैं वन ऑफ बीजेपी's फाइनेस्ट स्पोक्सपर्सन्स। वी हैव विद अस द नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद करण। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। एंड देश में माहौल अगर मैं बात करूं इस समय, कैसा माहौल देखते हैं आप? बिकॉज टेंस भी रहा, अब आप कैसा एक रिलीफ देखते हैं, एक जॉय देखते हैं? हाउ डू यू सी द एटमॉस्फेयर राइट नाउ? देखिए, देश में एक सैटिस्फैक्शन का माहौल है और सैटिस्फैक्शन इसीलिए है क्योंकि देश ये चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेनाएं जवाब दें, और ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फोर्सेस को खुली छूट दी। और जो लोग सिर्फ पीओके तक एनविजन करते थे कि भारतीय सेना जा सकती है या भारत स्ट्राइक कर सकता है, आज वो शौक इस बात पे है कि हम रावलपिंडी, लाहौर, कराची, डीप इनसाइड पाकिस्तान एब्सोल्युटली हम स्ट्राइक कर सके, प्रेसिशन के साथ किए, मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ किए, जीरो इंडियन एसेट्स को नुकसान पहुंचाते हुए किए। और आज अगर आप ग्लोबल कमेंट्री देखेंगे, जितने भी वॉर हिस्टोरियंस, मिलिट्री हिस्टोरियंस जिनका एक एक्सपीरियंस रहा है, वो सब इस बात पे पहुंचे हैं कि इंडिया हैज वन दिस लेग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और ये ग्लोबल ओवरऑल अगर आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे, मेरे हिसाब से कोई दूसरी कंट्री ने इस प्रेसिशन से डिस्प्रपोर्शनेट डैमेज एक न्यूक्लियर आर्म्ड एनिमी को वेरी इंपॉर्टेंट नहीं पहुंचाया जो भारत कर पाया। दिस टेल्स यू दैट एक एस्केलेशन लैडर जो एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहता है, इंडिया हैज बिकम द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जो अपने एनिमी के खिलाफ एस्केलेशन लैडर में डिस्प्रपोर्शनेटली क्लाइम कर चुकी है। और एनिमी डिस्पाइट बीइंग अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन कुछ नहीं कर पाया है। दिस टेल्स यू कि हमारी सेनाओं की प्रेपरेशन कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी कि हम 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक एनिमी के उसको विफल कर चुके। बिल्कुल। साथ में एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने निस्तानबूद किया और प्रेसिशन स्ट्राइक हेडक्वार्टर्स ऑफ एलईटी, जैश ए मोहम्मद एंड पाकिस्तानी मिलिट्री के कई एसेट्स के ऊपर हमने हमारी स्ट्राइक्स करी क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री वाज बैकिंग द टेररिस्ट। एब्सोल्युटली, आपने कई सारी बातें करी। आई नो वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस इज जो एस्केलेशन की आपने बात करी, हाउ वी एस्केलेटेड इन द लास्ट फ्यू इयर्स। 2016 में जब हमने उरी के बाद स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, दैट वाज कन्फाइंड टू पीओके। बालाकोट में वी क्रॉस दैट, वी वेंट इनटू पाकिस्तान, एंड दिस टाइम वी वेंट टू देयर हार्ट एंड नर्व सेंटर। रावलपिंडी को भी हमने नहीं छोड़ा, हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं छोड़ा। 20 स्ट्राइक से मतलब अगर मैं स्कोरबोर्ड की बात करूं जो आ रहा है, दैट इज 20-0, राइट। 9 टेरर स्ट्राइक्स और 11 एयर बेसिस पे जो स्ट्राइक्स हुए। इसके बाद भी प्रदीप जी, आपको क्या लगता है, समवेयर ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कही जा रही है, उसमें कुछ गलत मैसेज चला गया? कुछ टाइम तक हमें पता नहीं लगा हम इतनी बड़ी जीत पा चुके हैं, कुछ समय तक और बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी। हाउ डू यू सी इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये कैसे गया? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब आप एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में है, वॉर ऑफ नैरेटिव्स में है, ये मैटर नहीं करता। जैसे कहते हैं ना, टेस्ट मैच में इट डज नॉट मैटर कि हु विंस द डे, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज हु विंस द मैच। सिमिलरली एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक के अंदर
जिसको कई लोग कैजुअली वॉर की सिचुएशन, मॉडर्न वॉरफेयर में वॉर की सिचुएशन की बात करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन से दिन पे आप नैरेटिव में आगे थे पीछे थे, मैटर ये करता है कि फाइनल नैरेटिव क्या कम्युनिकेट हुआ। जरूर डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो दो डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्र को संबोधन हुआ, और आदमपुर में जो उन्होंने हमारी सेनाओं को संबोधन किया, उससे अब ये स्पष्ट हो चुका है और ये ग्लोबल कंसेंसस बन चुका है दैट इंडिया हैज हिट पाकिस्तान डीप इनसाइड पाकिस्तान। हमने आतंक के सीने के ऊपर वार करी है, पाकिस्तान के सीने पर वार करी है, और हमने पहली बार 1947 के बाद में हमारी डॉक्ट्रिन ऑन टेरर, जिसको अब मैं मोदी डॉक्ट्रिन ऑन टेरर की बात करता हूं, उसको डिफेंसिव से ऑफेंसिव अगेंस्ट टेरर कर दिया है, जिसमें हमने स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करने की बात करी है। और ये मेरे हिसाब से कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर पाया है। ए, we have called out the nuclear blackmail. B, we have not differentiated between a state and a non-state actor. And 3, we have made our stand clear that we will continue to strike our enemy disproportionately if enemy does not stop terror. So when I look at the narrative now, I believe majority of the people in the country understand कि ये 1971 से बड़ा हमने स्ट्राइक किया है और आजादी के बाद से अभी तक सबसे बड़ा स्ट्राइक है। क्योंकि हम कभी भी हम क्या इन्विजन करते थे कि भाई एलओसी क्रॉस होकर स्ट्राइक होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होकर स्ट्राइक होगी। कभी कोई भी आप इस देश की कमेंट्री उठा के देख लीजिए, कोई नहीं सोच सकता था कि भाई आप मुरीदकी और भावलपुर के अंदर आप हिट कर सकते हो मिसाइल्स से। कोई नहीं सोच सकता था कि आप रावलपिंडी और सरगोदा और नूर खान एयरबेस को हिट कर सकते हो। वी हैव डन दैट। दिस इज, I think now people are settling that we have achieved more than 1971. So you mentioned, in fact, 1971 was a failure on Indira Gandhi's part because she returned more than 10,000 kilometers of land back to Pakistan without getting anything in return. That was the narrative being built, na, that we are missing Indira. Congress बहुत Thank God there is no Indira here, क्योंकि होते तो हम पाकिस्तान को strategic leverage दे देते। Sam Manekshaw, the legendary Sam Manekshaw, in one of his interviews to a platform said that he was also shocked how Indira Gandhi crippled under international pressure in Shimla Agreement. In fact, then legendary, I think the founder of RAW, R.N. Kao, who was one of the most trusted advisors to Indira Gandhi, said he was also equally surprised on how Indira Gandhi agreed to Shimla Agreement, and people say that she was in international pressure. Modi ji did not succumb to any international pressure and made his stand very clear in nation's interest to the world community too. अब now because you've raised this, Modi ji did not succumb to any international pressure. एक और जो चीज हुई while this narrative battle was going on was Donald Trump's tweet that came out that I have, brokered and mediated this ceasefire between India and Pakistan. Before anyone could tell this, before India could tell this कि क्या हुआ, कैसे हुआ, डोनाल्ड ट्रंप केम फॉरवर्ड एंड एक नैरेटिव फिर बना कि ये इंटरनेशनल मीडिएशन इसमें हुई एंड देयर वाज इंटरनेशनल प्रेशर जिससे ये चीज हुई। इस पे आपका क्या कहना है? ट्रंप हैज रिपीटेड दिस बाय द वे। अब उसने कहा ट्रेड, आई यूज्ड ट्रेड एज अ लेवरेज, दैट्स व्हाट ही सेड। As per Mr. Shashi Tharoor, who is a Congress leader, which is the Congress party, still in the Congress party, continues to be in the Congress party, only Donald Trump can predict Donald Trump, as per him. So let's leave that aside. वो United States of America के head of state है, that he is accountable to United States of America. Our government has made its stand very clear, chronologically देखिए। External Affairs Minister ने first tweet करा था, जिस पे word used was understanding. That was after the first tweet of Donald Trump and it did not mention any third country. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में रात को 8 बजे जब नेशन को दिया था, उन्होंने क्लियर कह दिया था कि पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके या आतंकवाद खत्म करने पे होगी। रिटर्न करो पीओके, आतंकवाद खत्म करो। फिर आदमपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम जो है किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। डीजीएमओ ने अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3:30 बजे पाकिस्तानी डीजीएमओ tried and pleaded with the Indian DGMO. Yeah. So in all our official communications, yesterday Ministry of External Affairs their spokesperson issued an official statement that India does not accept what the United States of America has said. There was nothing to do with trade, nothing to do with, and trade, terror and water cannot go together. So our official stand from Prime Minister's level
to Ministry of External Affairs level has been consistent and it has been repeated multiple times. विचित्र बात यह है, समझ नहीं आता कि देश का विपक्ष जो पिछले 10 साल में जितना उसने डोनाल्ड ट्रंप को याद नहीं किया, वो 48 घंटे के अंदर कर रहा है। पता नहीं क्या पता, वो अपने एओ ह्यूम की पार्टी, एक जो ब्रिटिशर को पहले अपना प्रेसिडेंट बना रही थी, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ बदलाव करने वाले राहुल गांधी को हटा के किसी और को ला सकते हैं, ये उनको सोचने की बात है। बट एक फैक्चुअल बात बताऊंगा आपको, 2019 जुलाई के अंदर यूएस ने, और आई थिंक इमरान खान वाज एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इन लोगों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें इसी तरीके का क्लेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था। 15 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया था। सो दिस इज आवर स्टैंड इज क्लियर। और अगेन देखिए, जो हमारा दोस्त है, जरूरी थोड़ी है कि दोस्त अगर आपन में दोस्त हो तो हर दोस्त की बात से दूसरा दोस्त अग्री करेगा, दैट इज ऑल्सो लॉजिकल। हमारी सरकार मोदी जी में विश्वास रखती, ना कि किसी थर्ड पर्सन में। नहीं, एंड जिन दोनों का आपने नाम लिया, इमरान खान, वो तो जेल में ही पड़े हुए हैं अभी, है ना? जेल में भी अजीब अजीब कहानियां आ रही हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनके साथ, तो पाकिस्तानी निर्धारित करें। और उधर डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वैसे सीज फायर उनमें भी करा दी थी, उनका कहना है, मैंने करा दी है रशिया और यूक्रेन में, जो 1 घंटे बाद ही दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कपड़े फाड़ने पर उतार रहे थे। वही कह रहा हूँ, यूएस की जनता डिसाइड करेगी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में या किसी और के बारे में। हमारी जनता मोदी जी के साथ में, और हमारी सरकार का स्टैंड क्लियर है। अब अगर कोई अंधे होने की एक्टिंग करे, बहरे होने की एक्टिंग करे, तो हम क्या कर सकते हैं? बहरे के सामने आप कितना भी भोपू बजाओ, थोड़ी सुनेगा वो। तो हमने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ भी दिया, बोल भी दिया, दिखा भी दिया। अब अगर कांग्रेस पार्टी जो कभी चीन पे विश्वास रखती, कभी सोरोस पे विश्वास रखती है, अब किसी तीसरे फॉरेन लीडर पे विश्वास रखती है, समझ नहीं आता इनको कुछ हिंदुस्तानी अच्छा क्यों नहीं लगता है। नहीं, पर एक और बात बताइए मुझे कि जेडी वैंस ने 1-2 दिन पहले कहा कि भाई करने दो इनको जो करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे। अचानक ऐसा हुआ क्या कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए बीच में बोलने के लिए, और इनके डीजीएमओ का भी फोन आ गया आपको 3:30 बजे। देखिए, और एक सेकंड, और ये नूर खान एयरबेस पे आपने ऐसा क्या किया भाई जो इतनी हड़कम मच गई? कहाँ तो ये ड्रोन पे ड्रोन दाग रहे थे, फिर 3:30 बजे आपके पास कॉल आ गया कि नहीं नहीं नहीं, खत्म करो। ये क्या हुआ क्या इस दौरान? तबाही हुई है। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो नीति है वो तबाही की नीति है। अगर आप भारत में आतंक करने प्रयास करोगे तो हम तबाह कर देंगे। तो नूर खान एयरबेस पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था उस तबाही का। और जब किसी के सीने पे आप वार करते हो ना, तो कप आ जाता है। पाकिस्तान उसी तरीके से कप आ गया, और आसिफ मुनीर कप आ गया, कपा भी गया। और सुनने में आ रहा है, देखिए अब जैसे मोदी जी तो गए, आदमपुर एयरबेस पे गए, इन लोग का तो क्लेम था हमने S-400 तबाह कर दिया है, ठीक, वेरी पावरफुल इमेजरी, मोदी जी सामने खड़े हैं, पीछे S-400 है। अब लोग एक बात कह रहे हैं कि भाई आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ वहां पर नूर खान एयरबेस पे कब जाएंगे और मास्क के बिना जाएंगे? ये मास्क के बिना क्यों कह रहे हैं लोग? कुछ किया है आप लोगों ने वहां पर? मतलब कुछ ये जो न्यूक्लियर की बात चल रही है पूरी जो आ रही है, इस पे क्या है? मतलब सच्चाई कितनी है इस पे? किराना हिल, उस पे कुछ करा है आप लोगों ने या क्या हुआ है वहां पे? देखिए मैं बस ये कह सकता हूं कि हमारे डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे क्या है। बट पता नहीं क्यों पाकिस्तान में पिछले 72 घंटे में टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है, तो उसका जवाब तो एक्सपर्ट्स ही दे रहे हैं। तो ये मोदी जी के डर से बढ़ गया है या कुछ लीकेज विकेज ऐसी आप लोगों ने करा दी है कि उससे टेम्परेचर बढ़ गया है? देखो, मैं स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा स्टैंड स्पष्ट है, पर मैं एक चीज बड़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले 72 घंटे में पाकिस्तानी जो एक फेक ब्रवाडो करते थे, वो मतलब थोड़ा सा उनकी हालत खराब हो गई है। तो ये जवाब तो पाकिस्तानी दे कि भाई पिछले 72 घंटे में माहौल भी वही है, पिटे भी उसी तरीके से, ऐसा क्या हो गया है कि वो इतना घबरा रहे हैं? कुछ तो बात है, पाकिस्तानियों को जवाब देनी चाहिए। पर हमारा स्टैंड तो क्लियर है कि भाई डीजीएमओ ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें तो पता ही नहीं था वहां पे ऐसा है, और हमने ऐसा कुछ किया, पता ही नहीं था ऐसा कुछ नहीं, पता लगा उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान। आप लोग नहीं बताया हमें, पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो उनको लगा अच्छा ऐसा है वहां। हमें भी जब वो हुआ तभी जाके पता चला। चलिए, तो फिर अच्छा है, वो पत्रकार की जय जयकार जिसने ये पत्रकार ने सबको इन्फॉर्म किया, उसने आंखें खोल दी हमारी सबकी। उसके पहले हमें पता ही नहीं था। चलिए, मान ली मैंने आपकी बात को फेस वैल्यू पे ले लिया।
पर आप देखिए हर तरफ से पाकिस्तान की आपने जिसे कहते हैं ना ठेठ भाषा में आपने ले रखी है। अब उनका कल एक क्रॉप की सोइंग होनी है, वो जो खारिफ क्रॉप होता है कौन सा होता है, तो फिर पानी रोक दिया आप लोगों ने। कभी पानी एकदम वो कर देते हैं, आप गेट्स खोल देते हैं। तो अब एक वाटर को लेके जो एक बात होती है ना हमेशा कि भाई प्रिडिक्टेबल होता है, जब अपने घर में कोई नलका खोलता है वो प्रिडिक्ट करके चल रहा होता है कि भाई पानी यहां से आने जा रहा है। पाकिस्तान में आपने वो प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म कर दी, उन्हें पता ही नहीं पानी कब आ रहा है कब जा रहा है। तो अब पाकिस्तान से आज भी एक स्टेटमेंट आई कि भाई अगर वाटर ऐसे रुका गया, हमारा तो क्रॉप सोइंग सीजन है, वी विल ट्रीट इट एज वॉर। तो आपका क्या कहना है? इट्स स्टिल ऑन? हमने कहा बोला ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है? हम तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब कुछ जो है इस देश के अंदर लोग आईएफ के स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे। आईएफ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है? इट इज स्टिल गोइंग। राइट। हमने कहा बोला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि इट्स जस्ट अ पॉज, हम तो पाकिस्तान की हरकतों को चेक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पे निर्धारित करता है उसका भविष्य क्या होगा, हम पे नहीं करता, हम तो क्लियर है। इसमें इस पूरे में ना मैं आपको बताऊं कुछ नैरेटिव्स हैं जिन पे इस बार चर्चा होनी बड़ी जरूरी है। एक जो हम लोग अक्सर बोलते थे, अरे ये डिफेंस पे एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है इतना। मुझे याद है 2013-14 में करीब 2.5 लाख करोड़ का होता था बजट, अब जो कि आप लोगों ने बढ़ा के 2.5 से 3 गुना कर दिया, करीब करीब 6.5 लाख करोड़ करा। तो बहुत लोग बोलते थे अरे इसकी क्या है। फिर कई लोग मेक इन इंडिया पे प्रश्न उठाते थे। उनको आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज ये एक पहली बार मोमेंट है जब हम इन चीजों का यूज देख रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दोस थिंग्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट्समैन है जो लॉन्ग टर्म भारत को मजबूत करते हैं। जब रफाल इस देश के अंदर जब डील साइन हो रही थी, विरोध राहुल गांधी ने किया था, पता नहीं क्यों वही जवाब दे। सब उनके आरोप झूठ साबित हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। आज वही रफाल जो है हमारे डिफेंस का एक मील का पत्थर है। राइट। जब हम S-400 की डील साइन कर रहे थे तो कई इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, परंतु हमने साइन करी। जब हम आकाश तीर के इंडिजिनस डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मजाक ऑपोजिशन उठाती थी। जब हम इंडिजिनस ड्रोन स्काईट्राइटर्स की बात कर रहे थे जो इजराइल और हिंदुस्तान अब जॉइंटली बनाने की बात कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे थे अरे जिनने 14 ट्वीट गाजा पे कर दिए वो एक शब्द इजराइल के पक्ष में नहीं बोल पाए थे। इन विपक्षियों को जवाब देना चाहिए। तो आज देश ये सवाल पूछ रहा है कि पिछले 10 साल से क्या कांग्रेस पार्टी जिसने एक सीक्रेट MOU चीन के साथ साइन किया जिसको कोई नहीं जानता है, क्या वो कुछ अल्टीरियर एजेंडे के साथ में इस देश के डिफेंस इंडिजनाइजेशन जर्नी को रोकना चाह रही थी? हमारे स्ट्रैटेजिक जो डिफेंस डील्स हैं जो आज मील का पत्थर साबित हुई है, आज 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, आई बिलीव दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट कंपैरेबल टू एनी अदर ग्लोबल पावर। आज वो इसीलिए हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने सही समय पे सही एक्विजिशन किया। इसीलिए आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 34 टाइम्स बढ़ा है। पॉइंट नंबर 1, आज लोगों ने देख लिया है कि मेक इन इंडिया इज अ ग्लोबल ब्रांड, नॉट मेक इन चाइना। Make in China can produce at scale, but quality is nothing. Whereas Make in India can also produce at scale and also maintain superior quality. That is the difference between the two. और एक चीज आज राहुल गांधी को जवाब जरूर देनी चाहिए कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप राहुल गांधी जी की जो खरगे जी के साथ बैठकर उन्होंने मीडिया के सामने एक बाइट दी थी, आप उसको म्यूटेड प्ले करो, आप ये पाओगे और देखोगे कि भाई ऐसा लग रहा है मातम है। अगर वहां पे उनकी ऑडियो को बंद कर दोगे तो ऐसा लग रहा है मातम है। तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी इतनी तब से दुखी की वजह से, कहते हैं ना चेहरे पे दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर कुछ और है, इतना दुखी हो चुकी है जब से हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में अब प्रेसिशन एयर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान के अंदर घुसकर। कांग्रेस पार्टी में सब लोग नहीं है। अब आपके पास शशि थरूर जैसे भी लोग हैं, अब उनका बस भगवा पहनना ही बाकी रह गया। शशि थरूर जी ने तो पूरा एंडोर्समेंट दे दिया मोदी जी को। अब आप ये नहीं कह सकते। ही हैज बिहेव्ड नॉन पार्टिसन वे में। ही हैज सेड कि दिस वाज जस्ट द राइट स्ट्रेटजी। ये बिल्कुल। फिर उमर अब्दुल्ला, आई वाज सो सरप्राइज्ड, उमर अब्दुल्ला से राजदीप पूछ रहे हैं, डू यू थिंक मिस्टर अब्दुल्ला, डू यू थिंक? उसने कहा अरे बिल्कुल सही किया है। तो राजदीप का चेहरा छोटा सा हो गया। तो ऐसा नहीं है। आई मीन यू हैव रिसीव्ड सम पॉकेट्स में, तो यू रिसीव्ड सपोर्ट अक्रॉस द आइलैंड। करण जी, मैं ये कहूंगा ये बहुत अच्छी बात है कि आज जो भी देश के पक्ष में बात करता है, सबको लगता है कि भगवा हो गया है। मतलब भगवा भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट्स प्रो नेशन, दैट इवन पीपल कैजुअली आल्सो एडमिट, एंड कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट्स एंटी नेशन, दैट इज अ गिवन कैजुअल कन्वर्सेशन इन दिस कंट्री।
भाई शशि थरूर अभी भी कांग्रेस के एमपी हैं। हम तो कोई भी व्यक्ति, भले वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर देश के हित में स्टेटमेंट देता है हम तो उसको स्वीकारते हैं, भले वो असदुद्दीन ओवैसी भी हो गए। असदुद्दीन ओवैसी और हमारे वैचारिक कितने मतभेद हैं, परंतु अगर असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो कोई भी नेता हो जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होगा एक मोमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी में, तो उसका एक इस समय पे स्वागत ही किया जाएगा। परंतु अगर कांग्रेस पार्टी अपने खुद के सांसद को नहीं अपनाना चाहती तो उसका जवाब कांग्रेस दे। मतलब क्या, जो जितना बड़ा एंटी नेशनल होगा क्या उतना ज्यादा उसको प्रमोशन कांग्रेस से मिलेगा, और जो जितना ज्यादा पेट्रियट या नेशनलिस्ट होगा उसको ज्यादा डिमोशन कांग्रेस से मिलेगा। इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे। कांग्रेस से कई लोग आए जो उल्टी सीधी आप भी इतने डिबेट्स में जब मैं देखता हूँ नेशन के पक्ष में बात करते तो कई लोग आपको भी कह देते हैं कि भाई ये भगवा टाइप हो गया है। तो ये तो जवाब अब कांग्रेस को ही देना चाहिए, और मैं धन्यवाद करूंगा कांग्रेस को कि आज उन्हीं के करतूतों की वजह से आज सब लोग ये जान चुके हैं कि बीजेपी मीन्स पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड कांग्रेस मीन्स एंटी नेशनलिज्म। तो पीपल लाइक थरूर जी, यू थिंक दे आर अ फ्रिंज इन द कांग्रेस, वो मेन स्ट्रीम कांग्रेस नहीं है, आपका ये मानना है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, पर कांग्रेस ही जो है उनको सीरियस, कांग्रेस ही उनको जो है उनके स्टेटमेंट के ऊपर कई लोग बौखला रहे हैं। अगर उनने, मुझे बताइए, जिस एम्फेटिकली शशि थरूर ने बैक किया, राहुल गांधी इतना शांत क्यों हो गए 3 वर्ड के ट्वीट करने के बाद? उनको तो खुल के आना चाहिए था, जो हर समय अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं। 7 मई को जब आपकी स्ट्राइक हुई ना, उससे एक दिन पहले खड़गे जी भी सामने आए कि भाई इतने दिन हो गए हैं, क्या हुआ, क्या कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो सबका एक माहौल बनता जा रहा था कि आपकी पार्टी को अब घेरा जाए, सरकार को घेरा जाए कि अरे अब क्या हुआ, कहाँ गई वो आग, 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं जरा ये जानना चाहता हूँ। जब आपने सुना पहलगांव का, तब तो ऑब्वियसली एक हृदय विदारक घटना थी पूरी, एंड आपको अंदर से क्या लग रहा था एज एन इनसाइडर में अगर बात करूं, बिकॉज आप पार्टी में हो, आपकी सरकार है, आपको लग रहा था इट्स अ मैटर ऑफ टाइम? व्हाट वाज योर गट फीलिंग? जब माय गट फीलिंग वाज दैट जब नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में बोल दिया था कि आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मैं समझ सका था कि इस बार का सबसे बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। यू वर श्योर अबाउट इट? 2000%। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड जो वो कहते हैं वो करते हैं। जिस दिन देखो, जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, बहुत अंदर से खराब लगा, कोई भी भारतीय को लगेगा। तब से लेकर मोदी जी के स्टेटमेंट के बीच में एक सेंस ऑफ लगा, विचलित तो सभी थे। जब मोदी जी ने बिहार में कहा कि आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उस वक्त मैं आश्वस्त हो गया था, क्योंकि मोदी जी कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले बहुत बार सोचते हैं और कि भाई अब हम लोग ऐसा करेंगे जो दुनिया ने कभी ना देखा होगा, ना देख पाएगी। और उसके बाद से अगर आप देखो, मोदी जी इज अ मैन हु माइक्रो प्लान्स एवरीथिंग। और तब से लेकर 15 दिन तक वो पूरी माइक्रो प्लानिंग चल रही थी, हर एस्पेक्ट को प्लान किया जा रहा था। और भले नैरेटिव हो गया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गया, मैक्सिमम इम्पैक्ट मिनिमम कैजुअलिटी की बात हो गई, बहुत बड़ी बात है। एक इंटीग्रेटेड कमांड सीडीएस के अंडर में पहली बार अगर आप देखोगे इतने इंटीग्रेटेड रूप से काम हुआ है जिसकी सब बात कर रहे हैं। तो मैं आश्वस्त था। इवन डिटेलिंग, हाउ डिड यू लाइक द नेम ऑपरेशन सिंदूर? कितना सिंबोलिज्म था इसमें। दैट इज व्हाट टेल्स यू कि मोदी जी की थिंकिंग किस लेवल की है, क्योंकि दिस वाज कंसेप्चुअलाइज्ड ओरिजिनली बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज हिज थॉट। और अगर आप सिंदूर को भी देखोगे तो वो उजड़ा हुआ सिंदूर है, थोड़ा सा बिखरा हुआ सिंदूर है, ऐसा नहीं है कि पूरा अंदर प्रॉपर नॉर्मल है। तो ये फर्क होता है एक स्टेट्समैन में और एक जो लीडर होता है जो देश के लिए सिर्फ जीता है, वर्सेस इंपोर्टेड लोग जिनका काम है कभी चीन की बैकिंग करो, कभी पाकिस्तान की बैकिंग करो। इस पे एक कॉन्ट्रास्ट बनता है कि अगर आज खुदा ना खास्ता आपकी सरकार नहीं होती, 2008 में जो सेटअप था, अगर वो वाला सेटअप होता, तो मान लीजिए इस समय मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, यही सब तो होते ना, डिफेंस और फॉरेन और होम, इन्हीं सब के पास होता है ये पोर्टफोलियो। तो आई थिंक क्या होता ये मैं बता रहा हूँ ना। हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलने वाले, ऐसा होता कि इन सबको बुला के यहीं पे बुलाते और इन्हीं से स्टेटमेंट दिलाते। मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो प्रदीप जी, पहलगांव को आरएसएस की साजिश बोल सकते हैं। जब 26/11 को आरएसएस की साजिश बोल सकते हैं, पहलगांव पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो दिग्विजय सिंह की यही आ गई होती, ही वाज इन पावर। देखिए, दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं वो सोनिया गांधी के वर्ड्स बोलते हैं।
So Digvijay Singh is just the face. He was very close. He was the advisor to Rahul Gandhi. That's what media used to claim. So आप इसको अलग मत करो. Ultimately सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जो चाहते हैं वो होता है. तभी 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद 2 साल तक भी कुछ नहीं हुआ था. तब भी इन लोगों ने बातचीत पाकिस्तान से शुरू कर दी थी. 2010 take out the statement of Mr. Antony. It makes it clear that even though Pakistan has done very little, but we will still begin talks. So अगर 26/11 के बाद में जिस तरीके से ने कुछ नहीं किया, अगर पहलगाम आतंकी हमले के समय कांग्रेस की सरकार होती तो देश की जनता ये जानती जैसा आपने कहा कि आरएसएस की साजिश, बट साथ में मैं आपको कह रहा हूँ एक हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को बुलाते, इनको दिखाते, इनके साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट दे देते. इनका कोई भरोसा नहीं है. वो तो अभी पब्लिक प्रेशर इतना है, पब्लिक में पेट्रियाटिज्म की इतनी रिजॉल्व है, इसीलिए ये दबाव में से बातें कर रहे हैं. देखिए हमने और आपने तो वो दौर देखा है, ठीक. देयर आर मेनी फर्स्ट टाइम वोटर्स और यंग पीपल वो लाइक 20-22 ईयर्स ओल्ड जो कि जिन्होंने यूपीए के वो एयर्स देखे ही नहीं हैं. तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्ट्रास्ट देन, हम लोगों ने तब का सुना हुआ है एयर चीफ का कि वी हैड डिसाइडेड 26/11 के बाद that we wanted to bomb Pakistan, we wanted to attack them, but we did not have the political will. What all really happened 26/11 के टाइम पे जो कि आपको लगता है आज से कितना बड़ा स्टार्किंग कॉन्ट्रास्ट है? I want you to say this because there are many who have not seen that era. Those who were born in 2005 don't know much about that. जब 26/11 आतंकवादी हमला कांग्रेस के समय में हुआ था, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तानी के जान की कीमत को बहुत कम आंकती थी. 26/11 ही आतंकवादी हमला नहीं, उसके पहले सीरियल ब्लास्ट मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर हुए. मैं बताता हूं युवा को, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो आप अगर अपने घर से बाहर निकलते, अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते, तो आपको यह गारंटी नहीं थी कि आप जीवित पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे. क्योंकि किसी मार्केट में कोई ब्लास्ट होता था, किसी स्टेशन पे कोई ब्लास्ट होता था, कोई क्राउडेड प्लेस पे कोई ब्लास्ट होता था, कोई अननोन बैग पाया जाता था. ये थी कांग्रेस की सरकार. तो यू थिंक इट वाज बिकॉज तब हमने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जिससे हौसले बुलंद होते गए आतंकवादियों के? नहीं, हम लोग अपीसमेंट के नाम पे टेरर को बैक करते थे. ओके. ये क्या थी मॉड्यूल, सिमी मॉड्यूल, बटला हाउस में ये मॉड्यूल पाई गई, दूसरी मॉड्यूल पाई गई. आज आप सुनते हो कोई मॉड्यूल की बात? आप जेन्युइनली मुझे बताओ. आज दिल्ली पीएफआई बैन कर दिया आप लोगों ने? पीएफआई बैन कर दिया हमने. भटकल जिनकी बात उसको खत्म कर दिया. अरे हमने मुरीद के और भावलपुर के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो पिछले 25 साल के अधिकतर आतंकवादी हमलों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया. ये जरा जानना बहुत जरूरी है. 10 लोग जो मरे हैं मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के, उसमें और उनके जान पहचान वाले में जो और भी मरे, उनमें कई शामिल थे कंधार हाईजैकिंग में. किस किस में थे शामिल? कई. देखिए ये भले कंधार ब्लास्ट हो गया, पार्लियामेंट अटैक हो गया, 26/11 का आतंकवादी हमला हो गया, ये सबका बदला पूरा हुआ. ये 25 साल के आतंकवादी हमलों पे जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे किए थे, उन सब का बदला लिया गया है. मैं वापस से कहूंगा करण जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पिछले 20 साल की आप कमेंट्री उठा के देख लीजिए, 20 इयर्स की कमेंट्री. क्या कभी कोई सोच सकता था? कोई भी आप डिप्लोमैट को उठा के देख लो, कोई भी आप इंटेलिजेंस के व्यक्ति को उठा के देख लो, एक आप मुझे कमेंट्री बता दो जो ये सोच सकता था कि हिंदुस्तान की सरकार मुरीद के और भावलपुर, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के गढ़ के अंदर, जो पीओके में नहीं पाकिस्तान के अंदर है, मैं वापस से बोलूंगा, पीओके नहीं पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हम स्ट्राइक और हेडक्वार्टर्स को उड़ा सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता था. ये हमने करके देखा है, एंड विद मिनिमम कैजुअलिटी. एक और चीज समझिए, ये मॉडर्न एरा है. मॉडर्न एरा के अंदर जो वॉरफेयर होगी वो 20 साल पहले की वॉरफेयर जैसे नहीं हो सकती. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड इन मॉडर्न एरा यू हैव टू फाइट टेक्नोलॉजिकली इन अ सैवी मैनर. ऐसी जंगें नहीं होती जैसे पुरानी हुआ करती थी कि तोप चढ़ गई और अंदर घुस और गए. आप किसी भी, एक चीज समझिए, आपको मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कहूंगा और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स कहूंगा, क्या कोई भी कंट्री लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर एंगेज हुई है, कितनी भी पावरफुल कंट्री हो, भले वेस्ट की हो या ईस्ट की हो, क्या वो कभी परमानेंट सोल्यूशन तक पहुंच पाई है? इवन नॉन न्यूक्लियर नहीं पहुंच पाई है. सो द एरा राइट नाउ इज अबाउट प्रेसिशन स्ट्राइक्स, hitting the enemy at its core and telling the enemy that you can reach any part of the escalation ladder. And that is what Prime Minister Modi's government has done and our forces have done.
नाउ पाकिस्तान की रातों की नींद खत्म हो चुकी है। अब उसको पता है कि वो कुछ भी अगर सोचेगा तो उसमें तबाही होगी, एंड उसके पास ना डोमेस्टिक, ना इकोनॉमिक, ना पॉलिटिकल कैपिटल है टेरर को बैक करने के लिए। इस पे अब एक लोगों का सवाल ये आता है कि भाई इनके लिए दीज पीपल आर एक्सपेंडेबल, मतलब एक मरेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। वहां एक मदरसे का नेटवर्क है, जैसे आपने बहावलपुर का जिस जगह पे ब्लास्ट किया वो एक ट्रेनिंग कैंपस है इनका, टूरिस्ट मतलब वहां के लोग आते हैं वहां फोटो वोटो खींचते हैं। जैसे हमारे यहाँ TCS या किसी बड़ी कंपनी का IT कंपनी का होता है कैंपस, वहां उसका कैंपस है। उनका कहना है उनको नए रिक्रूट्स मिल जाएंगे, ये फिर खड़े हो जाएंगे, ये फिर कोई हरकत करेंगे, आप फिर मारेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? कई लोगों का ये कहना है कि आपको इस समय सीजफायर नहीं करनी चाहिए थी। अब जब वो नीचे आ ही गए थे तो उनको और दबा के बिल्कुल एकदम आकाओं तक पहुंच जाने का एक अच्छा मौका था। आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है। दूसरी बात, एक चीज समझिए, आका तक हम गए, पहली बार पाकिस्तानी मिलिट्री को एक कोलैटरल डैमेज हुआ है, प्रेसिशन यूनिटिव कोलैटरल डैमेज हुआ है पिछले 70 सालों के अंदर थ्रू प्रेसिशन स्ट्राइक्स। कभी भी अगर आप रावलपिंडी और लाहौर और नूर खान तक आप पहुंच रहे हो तो आपने एक क्लियर इंडिकेशन पाकिस्तानी मिलिट्री को दे दिया है कि अगर तुम पीछे से आतंक को बैक करोगे तो तुम भी सेफ नहीं हो। पहले हम क्या करते थे कि कोई जो आतंकवादी आया उसके पीछे जाते थे, वो आप जो कह रहे हो। अब हम ऐसा नहीं है, वी हैव गिवन अ क्लियर इंडिकेशन टू द एस्टैब्लिशमेंट वेयर वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दैट ही विल कम आफ्टर यू wherever you are in this world or any part of Pakistan। तो हम आका तक ही पहुंचे हैं। और साथ में जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में किया है, पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटली इकोनॉमिकली बिकमिंग अ पास्ट और इकोनॉमिक हिस्ट्री। पूरी की पूरी कंट्री लोन पे है और अब धीरे धीरे उसकी आवाम को निर्धारित करना है कि क्या वो आतंक के इस पूरे माहौल में रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है। मैं देख रहा था स्टोरीज, बलूचिस्तान के अंदर लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तून में लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सब कह रहे हैं कि भाई आपको एक एम्बेसी खोलनी चाहिए बलूचिस्तान के लिए। उन्होंने तो कह दिया हम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है। तो कुछ आप लोग सोच रहे हैं उनके लिए भी कुछ एम्बेसी वगैरह खोलने के लिए, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना? और भाई भारत एक सहिष्णु और बहुत एक्सेप्टिंग देश रहा है। देखिए, दुनिया को सोचना है, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाना चाहेगा तो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। परंतु अभी पाकिस्तान के अंदर स्थिति ये है कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स एंड दिस स्ट्राइक by PM Modi's government giving free hand to the forces has completely for the first time पाकिस्तानी आर्मी के ब्लफ को उनके आवाम के सामने एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज आपने और भी कई लोगों को किया इसमें। अब मैं आता हूं इनके जो एलाइज हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बात चलती थी, इनके फाइटर जेट्स हैं, टर्किश ड्रोन्स हैं, चाइनीज जेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का। तो वो एयर डिफेंस सिस्टम भाई कैसा था? ये एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने डिश एंटेना बेच दी थी इनको एयर डिफेंस सिस्टम बता के, जो धड़ाधड़ स्ट्राइक्स आ गई वो भी की इंस्टॉलेशंस पर, या क्या था वो? ये आपको लगता है आर दे आल्सो एक्सपोज राइट नाउ देयर एलाइज? आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग that today we have proven to the world that made in India is technologically the most savvy and हिंदुस्तान के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, जो हम लोग आगे कर रहे हैं, वो वर्ल्ड और क्वालिटी, उसमें क्वालिटी कंट्रोल काफी बड़ा है। पर अब दुनिया के सामने जो मेड इन चाइना की जो पूरी बात होती है वो आज सामने आ चुकी है कि भाई आप स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हो पर आप में क्वालिटी नहीं है। Is China embarrassed according to you right now? Well, the stock market there tells you about the defense companies in China. I saw after a DGMO press conferences, all their stocks piled down very badly. So their fighter jet company that makes it, उसका down circuit गया है 100%. हाँ, तो that speaks of their morale. This is a very big reflection. And Turkey को लेके people are very emotional in this country because हमारे यहाँ से लाखों लोग हर साल जाते हैं इस्तांबुल और पूरा घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। मास में ये सारी जो बुकिंग पोर्टल्स हैं टिकट्स की, उनमें कैंसिलेशंस देखी गई हैं। पीपल आर लाइक कि आप अगर वेपन्स दे रहे हो हमारे को मारने के लिए तो हम आपकी इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। एक नेशनलिस्टिक फर्वर आप देखते हो लोगों में, लोगों एक जरिया ढूंढ रहे हैं अपनी बात बोलने के लिए। इनसे क्या देखते हो आप इसमें?
लोगों में नेशनलिस्ट फर्वर इस देश का कॉमन आदमी राष्ट्रभक्त है और देश प्रेमी है। कांग्रेस को नहीं समझ में आता है, इसलिए विपक्ष में बैठी पड़ी है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा नहीं कि कोई सरकार द्वारा प्रायोजित है जी, अपने आप लोगों की भावना है। चंडीगढ़ में जब सिविल डिफेंस के लिए आए थे, लाइन लग गई थी बिल्कुल, मतलब पूरा मोहल्ला भर गया था, ये है भारत, हम भी जाएंगे। ये है भारत, और इसको कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है। इसीलिए जब वो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगती है या कहती है कि बालाकोट के अंदर से पक्षी को उड़ाया गया और अभी भी जाके दबाव के अंदर उसको समर्थन करना पड़ रहा है, वो देश की जनभावना नहीं समझ रही है। देश की जनभावना चंडीगढ़ जैसा आपने कहा वहां दिखी, या देश की जनभावना अब दिखती है जब देश ये स्पष्ट कर देता है कि भाई वो अगर कोई भी इस दुनिया का मुल्क अगर भारत के खिलाफ आतंकी पाकिस्तान जो एनिमी कंट्री है उसका साथ देगा, तो हम एज उसके कोट अनकोट कंज्यूमर्स या उसकी इकोनॉमी को आगे क्यों बढ़ाएंगे? तो ये तो हमारे देश के लोगों द्वारा लिया गया डिसीजन है जी। एक्सपोज पे हम लोग जो चल रहा है ना, आपने देखो, एक तो हो गया पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया, चाइना का हुआ, टर्की, इसमें एक और बहुत बड़ा एक्सपोज है जिसकी लोग कम बात कर रहे हैं। वन ऑफ द अटैक्स जो पाकिस्तान का था वाज टुवर्ड्स आवर गोल्डन टेम्पल, इवन वैष्णो देवी मंदिर। मैं गोल्डन टेम्पल की बात बता रहा हूं। इसके बाद भी कोई भी जो खालिस्तानी है, ये पन्नू और ये सब जितने हैं सिक्स फॉर जस्टिस वाले, इनका एक शब्द नहीं आया। ये किस तरह के बने हुए हैं सिख धर्म के, जो गोल्डन टेम्पल पे वार होने की बात हो रही है और उनका एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्डेमनेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान नहीं आया कि हाउ डेयर यू टारगेट आवर होलीएस्ट प्लेस। व्हाट डज दिस शो? पन्नू इज एन आईएसआई एजेंट। That shows it very clearly. They are on the payrolls of ISI. आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा एक्सपोज है? मैं हमारे देश के हमारे सिख भाइयों और बहनों का बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पूरे एजेंडे में आज इनफैक्ट देश के हर कम्युनिटी, पूरे 140 करोड़ देशवासियों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस ऐसे कठिन समय पे जब आसिफ मुनीर जो ये पूरा कम्युनल नैरेटिव देश के अंदर फैलाना चाह रहा था, एक देश के जनमानस को दूसरे जनमानस से लड़ाना चाह रहा था, देश की एकता ने इनको हराया है। बिल्कुल। और जब आप देखिए कितनी बड़ी बात है, अमृतसर से लेकर वैष्णो देवी तक हर तरफ हम एक रहे, कोई किसी ने ऐसा कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, सबने बोला कि हम अपने डिफरेंसेस बाद में निपट लेंगे, अभी पाकिस्तान से निपटना है। ये बताता है कि हमारे देश की धरोहर क्या है, और यही देश की धरोहर को पीएम मोदी जी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन सब मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि आईएसआई एजेंट्स हैं। पन्नू ने कुछ समय बाद पहले, मुझे याद है, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट खालिस्तान के ऊपर उसने एंडोर्स भी करा था। नहीं, राहुल गांधी ने कहा था क्या सिक्स पगड़ी पहन पाएंगे यूएस में जाके, तो राहुल पन्नू ने कहा था यही तो हमारा भी कहना है, यही तो हमारा कहना है। तो पन्नू जैसा एक एंटी नेशनल टेररिस्ट राहुल गांधी की स्टेटमेंट को एंडोर्स कर रहा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध भी नहीं किया था ऑफिशियली। मुझे एक चीज बताइए, मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हाइपोथेटिकली अगर करण जी आपने कुछ ट्वीट किया और अगर आपके ट्वीट को कोई एंटी नेशनल आदमी एंडोर्स करेगा, तो आप दो ही चीज कर सकते हो। अगर आप पेट्रियट हो तो आप उसको रिवर्ट करोगे और उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे, और अगर आप पेट्रियट नहीं हो और आप उसको साइलेंटली एंडोर्स करते हो और पब्लिकली पर आप उसको पक्ष में नहीं बोल पाते, तो आप चुप रहोगे। तो ये सब लोग ये करते हैं। Otherwise, if you are a patriot, if an anti-national escalates your point of view or your correlates with your aspect, then आप में अगर खून इस देश का है तो आप जरूर उसके खिलाफ बोलोगे। नहीं, ये तो बात राहुल गांधी से लगातार पूछी गई। अजय राय जब राफेल को रिडिक्यूल कर रहे थे, है ना, इनमें से कोई भी, और सैफुद्दीन सोज ने जब कहा इंडस वाटर हटाने की क्या जरूरत है, वी मस्ट ट्रस्ट पाकिस्तान वर्जन, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले की बात है ये सारी, या फॉर दैट मैटर हो गए, सिद्धारमैया ने बोला था अरे हम अपना देखें। अब इस पे एक सवाल और आ रहा है इनका, जो इनको एक खुजली मची हुई है पहले दिन से, और एक सवाल है भी ये कि हमारी इंटेलिजेंस में क्या कमी थी जो ये चीज हो गई। शशि थरूर जी ने इसकी बात कही कि पहले हमें निपटना है बाहर से, पर इस पे भी चर्चा करेंगे। डू यू थिंक हमें इस पे भी कुछ, वी नीड टू लुक इनवर्ड्स, इस पे आप क्या करते हैं? लेट अस बी वेरी क्लियर दैट इवन one of the state art intelligence agencies like Mossad, right, you in intelligence, आप 100 में से मान लो 99 बार आप सही हो। आज मैं और आप यहाँ पे सेफली बैठे हैं, आपको पता है कितने सारे इंटेलिजेंस के इनपुट्स पे हमारी सरकार काम कर रही है, इसीलिए जाके हो रहा है। ये तो आपको भी पता है। सो नन ऑफ अस नो अबाउट दोज विक्ट्रीज ऑन दिस। डेफिनेटली देयर इज एन इंटरनल, ये तो कॉन्वर्सेशन और ये चीज तो बात है ही कि भाई क्या ऐसा कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और हो ही रही है।
I think Kiren Rijiju was very clear about he it made from it. day There one. is no hiding the fact. But the priority of the nation at that time and right now is to win and defeat the Pakistani narrative, which we are doing. And we had to give a befitting reply to Pakistan, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जरूर दिया. ये बात तो इंटरनल जो हमारी एजेंसीज हैं, रिपोर्ट बनेगी, सरकार पे जाएगी, जो सामने रखी जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है. हम लोग कांग्रेस नहीं है कि फैक्ट्स को हाइड करते. कश्मीर पे जो प्रोग्रेस हुआ इस कंट्री का आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स आई, रिकॉर्ड टूरिस्ट जाने लगे, पत्थरबाजी खत्म हो गई, बहुत सारी चीजें हुई. आफ्टर दिस इंसिडेंट आप कैसा देखते हैं? कश्मीर विल टेक सम टाइम टू हील या things will go back to normal? What is the new normal in Kashmir according to you? I think the new normal in this country is that we will fight terror, whether it is Kashmir or any place else, with the Modi doctrine of terror. And the confidence of the people very high, going back to Kashmir. But देखिए समय लगेगा और धीरे धीरे होगा. देखिए एक चीज समझो, हमें देश पे पूरा भरोसा होना चाहिए. जिस जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के पहले कोई 40 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि वहां पे लाल चौक पे तिरंगा लहराया जाएगा और 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे. आज हुआ ना, हमारे ही देश के लोग गए ना. अगर इस देश में हिंदू मुसलमान होता तो क्यों इतने सारे हिंदू जाते? अब ये भी समझो, तो हमारा देश एक सेक्युलर टॉलरेंट देश है क्योंकि ये देश हिंदू मेजोरिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है. तो जिन ने कम्युनल राजनीति करी कांग्रेस वालियों ने, वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अब रियल इक्वालिटी की राजनीति हो रही है. तो मेरा मानना है जरूर होगा, आज नहीं तो कल. आप जो बात कर रहे हैं टूरिस्ट वापस से जम्मू कश्मीर में बूम होगा, बट कहते हैं ना किसी भी चीज को हील होने में समय लगता है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा. पिछले 20-25 दिन अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली, बिकॉज यू बीन द स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी में टॉप लीडरशिप से मिलना आपका हमेशा लगा रहता है. यू मेट द प्राइम मिनिस्टर, यू मेट ऑल दीज पीपल ऑलवेज. हाउ वॉज इट फॉर यू एक लर्निंग एक्सपीरियंस? बिकॉज इतना टर्बुलेंट 15-20 दिन आपने नहीं देखा होगा इन योर, आई थिंक 2 years एज नेशनल स्पोक्सपर्सन. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज एक लर्निंग एक्सपीरियंस था? कुछ सीख कर आप बाहर निकले कि ये भी मुझे पता लगी बात अपनी पार्टी के बारे में? क्या लगा आपको? ये मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हर कार्यकर्ता को अटूट भरोसा था कि कुछ बड़ा होगा. मेरा ये लर्निंग का एक्सपीरियंस रहा कि देखिए, मैं तो वही सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा था जो देश का सेंटिमेंट है. और देश में 2 चीज थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. आप किसी भी रैंडम व्यक्ति से बात करो, लोग बोलेंगे मोदी है तो पाकिस्तान को ठोक के मार सकते हैं, मोदी नहीं होता तो नहीं मारते. ये सेंटिमेंट था. तो मैं तो इसी सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा था. आपका जब ये पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी, आप तो लगातार टीवी पे आ ही रहे थे. आपकी तरफ व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव कि इस समय क्या जाना चाहिए इंफॉर्मेशन? मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी पाकिस्तानी, अगर इंडिया पाक डिबेट हो रही है तो पाकिस्तानी को मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ, ना मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ, ना मैं उससे इज्जत से बात करता हूँ. आप समझ रहे हैं? तो पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी जो असली औकात है वो रखनी चाहिए और जूते की नोक पे रखनी चाहिए. मैं इसका स्पष्ट हूँ बस. बाकी जो इंटरनल डिबेट्स हो रही थी उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करी कि फैक्ट्स को आगे रखूं, जो हमेशा मेरी प्रवृत्ति रही है. क्योंकि ये देश में उस वक्त राजनीति करने का नहीं था. और जब हमने टेरर स्ट्राइक कर ली थी तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि कितनी बड़ा अटैक हुआ है हिंदुस्तान द्वारा पाकिस्तान के ऊपर मोदी जी की लीडरशिप में हमारी फोर्सेस द्वारा, उसको एल्यूसिडेट कर सकूं फैक्ट्स के आधार पर, जिसको मुझे लगता है भगवान की कृपा से करने में सक्षम हुआ. देखिए एक चीज समझिए, ये एक समय नेशनल रिजॉल्व का, इसमें भले करण हो या प्रदीप हो या थर्ड पर्सन हो, उस सबका सिर्फ एक ही काम है कि आर्मी को बैक करना है. और हमारी सरकार ने जो आर्मी को खुली छूट दी है उसके पक्ष में बात करनी है. अगर उसके खिलाफ नैरेटिव में जो भी जाएगा उसके अंदर देश की प्रवृत्ति नहीं, देश विरोधी की प्रवृत्ति है. हम सब बाकी इश्यूज बाद में बात कर सकते हैं, पर अभी देश में यूनाइटेड होने की जरूरत है. तो जब इस देश की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उन लोगों को भी लिखा जाएगा कि जिनने इस समय के अंदर ऐसे बयान दिए. इनफैक्ट सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के वीडियो को पाकिस्तान के आर्मी ने अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैटर ऑफ एविडेंस यूज किया था. तो इन सब नेताओं को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये किस हद तक पहुंच गए, इनकी ये स्थिति हो गई. पाकिस्तान की जो प्रेजेंटेशंस चल रही थी, मतलब एक प्रोफेशनल कॉमेडी शो था, मतलब हम तो मजे के लिए देखते थे. जो फॉन्ट्स और जो चीजें वो कर रहे थे और फोटोशॉप पिक्चर्स, और बाद में पता लग गई कहाँ से उन्होंने फोटोशॉप कर रखा था. पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, कह रहे हैं बिहार में. हाँ, वो कह रहा है भाई यहाँ पे कोई पोर्ट है नहीं, कौन से पहुंच गए? पाकिस्तानियों को इंटेलिजेंस है. हाँ, देखिए एक चीज समझो
कि ये पाकिस्तानियों को लग रहा था ये कांग्रेस के समय में जैसे क्या है, हम कुछ भी कह के चले जाएंगे। हाँ। वो भूल गए मोदी है, और मोदी क्या ना घर के अंदर घुस के मारता है। मोदी जी घर के अंदर घुस के मारते हैं, और ऐसा मारते हैं कि उसकी सामने वाली 7 पुष्टियां याद रखती है। ये मोदी जी का है आतंक के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब। इतने सारे एंटी नेशनल जो पीछे से 10 साल पहले पाकिस्तान की बैटिंग करते थे, सोचो देश का इतना माहौल था कि वो भी जाके पाकिस्तानियों से सवाल पूछ रहे हैं। एक माहौल में तो चेंज आया। पहले जो एक बात आती थी इनकी, आप लोगों ने पहले तो इनकी सारी वेबसाइट, सारे जो डिजिटल अकाउंट्स थे उस पर एक बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी इसलिए था, बहुत बढ़िया बात किया। हमने कुछ अकाउंट्स को इसलिए करा था क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो हम ऐसे क्रिटिकल समय पे नहीं चाहते थे कि कोई भी 1% पाकिस्तानी नैरेटिव को इस देश में आगे लेके जाए, क्योंकि आपने देखा है कि इस देश के अंदर कुछ लोगों को हमदर्दी होती है अपीसमेंट के नाम पर इन सब चीजों को करने की। ये एक और चीज और हमने देखी, जो रेगुलर स्टेटमेंट्स कही जाती है ना, जैसे कि टेरर हैज नो रिलीजन, इस बार लोगों ने ये नहीं बोला। इस बार लोगों ने बोला कि भाई धर्म के आधार पे चिन्हित करके मारा गया है, फैक्ट है कि धर्म के आधार पे चिन्हित। एंड इस बार लोगों ने ये भी नहीं बोला कि अरे कुछ पाकिस्तानी अच्छे हैं, कुछ खराब होते हैं, बाकी लोग तो दोनों अच्छे ही होते हैं। इस बार इस तरह की कोई भी बकवास कम आई, या बोलने से हिचकिचाए लोग, पिक्चरें वगैरह इनकी या इनकी तरफ कोई भी जीरो। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग चेंज इन सेंटिमेंट। आई थिंक दिस इज व्हाट मोदी जी हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द एंटायर पैराडाइम शिफ्ट। लोग बोलते हैं कि भाई सरकार में क्या परिवर्तन है, जो आप बोल रहे हो वही परिवर्तन है। 10 साल 12 साल पहले आप देखो, अभी तक अगर ऐसी स्थिति होती और कांग्रेस की सरकार होती तो 10 स्टेटमेंट्स आ जाते, 10 पाकिस्तान को बैक करने की बात हो जाती, डायलॉग की बात हो जाती। ये फर्क है। देश को अब देश की जनता को पता है कि भाई एक ऐसा नेता है ऊपर जो सिर्फ नेशन फर्स्ट रखता है और राष्ट्र 101% राष्ट्रवादी है। तो जो देश की जनता के अंदर जनभावना होती है वो राष्ट्रवाद की होती है और देश प्रेम की होती है, तो उसको वेंट है उसको एक्सप्रेस करने का। अब मैं थोड़ा चाहूँगा आप एक सेफोलॉजिस्ट का भी हैट पहने। वैसे तो ये पूरी सिचुएशन बहुत रही, बट पॉलिटिकली अगर मैं बोलूँ, नाउ दैट द डस्ट हैज सेटल्ड, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, आपको क्या लगता है लोगों का जो विश्वास है एंड पॉलिटिकली एक जो क्रेडिबिलिटी आई, बिकॉज अब लोगों ने एक वॉरफेयर टाइम भी देख लिया। अभी तक पिछले 11 साल में ये स्थिति नहीं देखी थी कि यहाँ यू हैव टू मेक डिसीजंस, दैट इज लीडरशिप। आपको क्या लगता है अप्रूवल रेटिंग्स वाइज एंड लोगों के अंदर सेंस कि हमें ये पार्टी के साथ रहना, ये नहीं रहना, ये बढ़ाएगा पॉलिटिकली? इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा, या लोग आगे बढ़ जाएंगे? देखिए पॉलिटिकली तो क्या है आगे समय पता चलेगा, पर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि देश के अंदर एक सबकॉन्शियस अटूट विश्वास है कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए पाकिस्तान को घर पे घुस के मारा और उसको घुटनों पे ले आया गया। ये अटूट विश्वास है। आप किसी से भी रैंडम 10 लोगों से बात कर लो, आपको 8 से 9 लोग यही बात करते हुए मिलेंगे। अब कोई भी चुनाव जो होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पे होता है। हमें अगर हम ऑपरेशन पहलगाम को इन सबको अगर सिर्फ चुनाव के लेवल पे देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम हमारे फोर्सेस के अचीवमेंट को कम आंक रहे हैं। एक देश के लिए समर्थन से कार्य करना और एक एनिमी कंट्री के घर के अंदर घुसकर मारना, प्रिसिशन स्ट्राइक के जरिए मारना, ये किसी भी चुनाव की जीत और हार से 100 गुना ज्यादा बिल्कुल है। मैं इस पे ये बात बोलना चाह रहा हूं कि जितने लोग, मुझे ऐसा लगता है पीपल हैव बिगन टू रियलाइज इसमें द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर वोट। अगर इनका वोट इस सरकार के लिए नहीं होता तो इस समय लीडरशिप अलग होती। आपको लगता है ये कॉन्शियसनेस अब आएगी लोगों में? मैं क्या कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियसनेस है लोगों के अंदर। ये लोगों ने समझ लिया है कि भाई मोदी जी है तो ये हो पा रहा है, मोदी नहीं होते तो ये लोग डॉजर खेल रहे होते। 100 और कॉन्शियस ही सब कॉन्शियसली लोगों के अंदर चला गया। बाकी हर चुनाव के डायनेमिक्स अलग होते हैं, इसमें कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, कौन सा नॉन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, कौन सा स्विंग फैक्टर होता है, कौन सा स्विंग फैक्टर नहीं होता, ये सब अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। बट देश में यूनानिमिटी है कि मोदी जी जो है देश के अभी तक के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, और वो अभी इस वक्त है तो जाकर हम अटैक कर पा रहे हैं पाकिस्तान को। अगर वो नहीं होते तो मुश्किल होता। 2-3 और अब एक चैलेंजेस के तौर पे हैं जो कि हम लोग ने मतलब वेकअप करे टू देम कि भाई ये और चैलेंजेस हैं। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की बात करी, हमने उनको अबेयंस में डाल दिया। वी नीड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हम ये वाटर को स्टोर कर सकें, इसको डाइवर्ट कर सकें। डिफेंस में अब रशिया की तरफ से आ रहा है कि S-500 बनाने का, पार्टनर करने की बात है। एंड डिफेंस में पहली बार
लोग आगे आके कह रहे हैं कि भाई डिफेंस में और खर्चा होना चाहिए। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, मैं अगर बोलूं, आप क्या देखते हैं? दो तीन, ये जो पूरी एक एनजीओ लॉबी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करती थी, मुझे आज भी याद है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जितनी रोड्स बननी थी लद्दाख वगैरह में, वो नहीं बन पा रही थी बिकॉज एनजीओज बैठे हुए थे। ए.के. एंटनी ने तब कहा था कि हमारी भलाई इसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए चाइना से। आपको लगता है इस तरफ एक अवेकनिंग आएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टॉल नहीं करना है, एनजीओ लॉबी का इश्यूज खत्म हो गया है, ये अब जरूरत समझ आए? जिनके दिल अभी भी पाकिस्तान के धड़कते हैं वो हमेशा ऐसा करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये मत समझो कि हर व्यक्ति जो है कुछ अभी भी डीप एसेट्स जो हैं जिनका दिल अभी, आप मैंने देखा था कोई प्रोटेस्ट चल रहा था जो नो टू वॉर कह रहे थे कोई लोग शायद से बंगाल में कहीं, तो ये सब तो होगा। देखो 140 करोड़ के देश में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर होंगे जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। सो माय थिंग इज दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम इन द नैरेटिव वॉर। तो जब आपका पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जब पाकिस्तान की एक तरह से बैंड बज रही थी, तब एक हैशटैग ट्रेंड कराना स्टार्ट किया कुछ लोगों ने। कुछ हैं जैसे आरफा जैसे लोग हैं जो वायर पे बैठ करके, अक्सर आपने देखा होगा वीडियो कॉल के जरिए बताते हैं, और डी एस्केलेट नाम चला। एक फोक सिंगर भी हैं यूपी की, नेहा नाम है उनका, क्या है, उन्होंने भी कहा भाई डी एस्केलेट करो, डी एस्केलेट करो। उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये सब एक्सटेंडेड इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी का है, तो इनको अलग से मत देखो, कांग्रेस को अलग से मत देखो। इस पर देखो, कांग्रेस गुड कॉप बैड कॉप खेलती थी। यहाँ पे सामने दिखाएंगे हमारा समर्थन है, इधर से विजय वाटेकर से स्टेटमेंट दिलवा देंगे कि भाई अब धर्म कैसे पूछने का समय था आतंकवादियों को। यहाँ से सामने से दिखवाएंगे समर्थन है, यहाँ से सिद्धरामैया से स्टेटमेंट दिलवा देंगे। यहाँ से सामने से दिखाएंगे समर्थन है, इधर से जाकर बाकी किसी तीसरे नेता से समर्थन से पाकिस्तान के पक्ष में स्टेटमेंट दिलवा देंगे। यहाँ से दिखाएंगे समर्थन है अपने ही एक्सटेंडेड लॉबी को, लटन्स की लॉबी को, ये जिसका आपने नाम लिया पत्रकार का, जो कहते पत्रकार है पर है एजेंट कांग्रेस पार्टी की, आरफा। आरफा। उसके बाद ये जो क्या नाम है, रेहा सिंह राठौर, जिसको पाकिस्तान ने कोट किया था, ये सब के सब लोग पाकिस्तान के अंदर जितने पॉपुलर हुए थे हिंदुस्तान में नहीं हुए। मुझे लग रहा है ऐसा ना हो ये लोग चुनाव पाकिस्तान से लड़ना चाहते हो, तो पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ चुनाव होते हैं पाकिस्तान में। अरे ये लोगों के, ये तो वहां पे भी देखो जो लोग झूठ फैलाते हैं, अगर चुनाव पाकिस्तान में नहीं होंगे, इनका काम ही पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाना है, तो ये जाएंगे वहां पे बोलेंगे देखो 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 चुनाव हो गया, मैं जीत गया। ऐसे लोग हैं। आप समझो भाई, हिस्टोरी उठा के देख लो, जो कुछ अंदर के गद्दार रहे हैं वो हमेशा से एनिमी के साथ मिलकर देश का नुकसान पहुंचा है। तो इस समझना और पूछना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इन जैसे लोगों को कोट हो रहा है तो इनकी दिल किसके लिए धड़कते हैं? नहीं, ये बात तो बहुत फैक्ट है। फवाद खान को लेके ऐसे माहौल में, मतलब हमारे टेंस रिश्ते तो पाकिस्तान से हमेशा से हैं, उसको लेके पिक्चर बना रखी है और इंडियन कोलैबोरेशन में पिक्चर बना रखी है पूरे सेटअप में। हमें जाके बाजवा से गले मिले थे, आपको याद ही होगा, वो तो जप्पी दी थी। हाँ। तो ये हमारे यहाँ भी एक क्या है, ये एक मानसिकता में चेंज आएगा, कैसे आएगा? कुछ गद्दार हमेशा, आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, मुगलों के समय से लेकर अभी तक, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के समय से लेकर अभी तक, कुछ अंदर के गद्दार हमेशा एनिमी के साथ मिलने का प्रयास करते हैं, पर ये भूल गए हैं इन सब का सवा शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो धर्म युद्ध के अंदर अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो खड़े हैं। तो ये जितनी भी नीतियां रचना चाहते हैं रचे, इस चक्रव्यूह को सिर्फ मोदी जी तोड़ सकते हैं, और तोड़ा है। पर मैं इनको कहूंगा, आपके शो के जरिए एडवाइस दूंगा कि सच में अगर ये पाकिस्तान के अंदर जाएं और चुनाव पाकिस्तान में लड़ें, इनको, मैं नहीं ये कह रहा हूं, ये जनता कह रही है कि इनको पाकिस्तान में वोट मिलेंगे। हिंदुस्तान की जनता तो राष्ट्रवादी जनता है, वो थोड़ी इनका समर्थन करेगी, इसीलिए तो घर में दुब दुब के ये सब बातें करते हैं। तो ये डी एस्केलेशन, भैया हम एस्केलेट करेंगे अगर कोई पाकिस्तान या कोई भी दूसरा व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाने का प्रयास करेगा। आतंक जहां से फैलाया जाएगा वो भूमि को, जैसा मोदी जी ने मोदी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरर में स्पष्ट कर दिया है, हम तबाह कर देंगे। आवर पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तानी टेरर, इट्स एक्सटेंडेड इकोसिस्टम, इट्स बैकर्स, इट्स स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, इन वन वर्ड इज एनिहिलेशन, तबाही, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आदमपुर में स्पष्ट कर दिया है। प्रदीप जी, आपने बहुत खुल के और पूरे विस्तार में ऑपरेशन सिंदूर एंड द इंटायर चैलेंजेस की बात करी। करण जी, एक आखिरी में जरूर बात कहूंगा, बताइए प्लीज, कि इस वक्त मैं
देश की जनता का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज ऐसे कठिन समय में देश एकजुट रहा, देश ने हमारी सेनाओं को बैक किया, मोदी जी की लीडरशिप पे विश्वास रखा, और आज मेरे दिल में सिर्फ एंड में एक ही वर्ड आता है, भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत माता की जय। दिस इज अ विक्ट्री जो भारत देश की विक्ट्री है, और इसको हमें ओन करना चाहिए एक बैज ऑफ ऑनर की तरह, डंके की चोट पे, कि पाकिस्तान को भी हमने 20-0 मारा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, 11 एयर बेसेस एंड 9 टेरर साइट्स। इसको हमें ओन करना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।